साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों परीक्षा पर चर्चा की और ये पिछले कई सालों से हो रहा है जब प्रधानमंत्री बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं परीक्षाओं के पहले, और इसका बड़ा असर पड़ता है। अब इस बार का ये देखिए ना कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड मत बनाइए, ये बड़ी बात है। तो आज के दौर में जब तनाव है, चुनौतियां हैं और बच्चों के ऊपर अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स का भी, सोसाइटी का भी, तो ऐसे में परीक्षा में चर्चा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग बात करना चाहते हैं परीक्षा पर चर्चा पर, और इसी बहाने ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों पे क्या असर पड़ता है, पेरेंट्स पे क्या असर पड़ता है और सोसाइटी को कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए माहौल को ठीक बनाने में। और इस पर बात करने के दो खास लोगों को हमने बुलाया है। अब स्वागत करते हैं अनुपमा सिन्हा जी का, जो जाने माने शिक्षाविद हैं, यूरोकिड्स के संचालिका हैं और पहले भी कुछ कार्यक्रमों में हमारी आती रही हैं, और बी के सिन्हा साहब का, जो LIC के अधिकारी थे और शिक्षाविद हैं। आप दोनों लोग का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैम, जो प्रधानमंत्री जी का ये इस बार का जो परीक्षा पर चर्चा था, जिन्होंने कई सारी बातें कही हैं, एक तो मैंने बताया ही, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का इंटरैक्ट करना बच्चों से कितना असर डालता है उनके मन पे? जी रवि जी, ये बहुत ही ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि हमने देखा कि जब 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, अब 7 साल हो चुके, और इनकी जो पुस्तक है एग्ज़ाम वॉरियर, इनके तहत जो इसमें बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है। मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है नरेंद्र मोदी जी का, वो हर एक चीज़ व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, और इससे बच्चों को, ये मेरे ख्याल से पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा में खास करके परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत करी, और जिसमें बच्चों को, छात्रों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को एक साथ लाकर समाज की एक नई रूपरेखा तैयार की है। जी सिन्हा साहब, क्या आपको, अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट हैंड रिएक्शन आपका क्या है इन चर्चाओं पर, तो क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि उनके दिमाग में 2047 का व्यू है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है, और कोई भी देश तभी विकसित बन सकता है जब वो अपने मानव संसाधन के विकास पर काम करे, और मानव संसाधन को विकसित करना है 2047 की बात है। तो अभी जो छोटे बच्चे हैं या जो हमारा युवा वर्ग है, अगर उसको हम संबल बना देते हैं, उसको हम सही तरीके से सही दिशा दिखा देते हैं, तो उनका जो योगदान होगा हमारे देश के प्रति, वही भारत को 2047 में विकसित देश के रूप में लाके खड़ा करेगा। और इसी दूरदर्शिता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यक्रम एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हो चुका है। अभी मैम झारखंड में परीक्षाएं चल रही हैं। जनरली क्या होता है कि पेरेंट का अलग प्रेशर रहता है बच्चों पर, हमारा हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा उससे काफ़ी अच्छा करे, और हर बच्चों की अपनी अपनी क्षमता है, अपनी काबिलियत है। आप चूँकि छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, तो पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में? जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेरेंट का रोल होता है, क्योंकि हम ऐसा हर समय मानते हैं कि किसी भी बच्चे का जो शुरुआती पाठशाला होती है वो घर ही होता है, ऐसा हमारा मानना है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आप घर पे करते हैं बच्चे वही चीज़ फॉलो करते हैं। जिस तरह से अगर आपने शुरुआत से ही बच्चों में दबाव रखा, मैंने बहुत सारे ऐसे देखा है कि जो कि एकदम कम उम्र के बच्चे हमारे स्कूल में, जैसे बहुत छोटे बच्चे आते हैं, 5 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, लेकिन पेरेंट्स, आज एक न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ना, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को हर एक चीज़ के लिए चाहते हैं कि वो हर एक कार्यक्रम में, मतलब हर एक चीज़ में वो सबसे आगे रहे। ये जो कंपटीशन है ना, ये एक मेरे ख्याल से एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आप एक हेल्दी कंपटीशन करें, ना कि एक अनहेल्दी, क्योंकि आप हेल्दी कंपटीशन करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
मेरे हर एक माता पिता से यही आग्रह होगा कि आप अपने बच्चों मैंने ये भी देखा है कि एक मदर दूसरे मदर से कंपटीशन करती हैं कि मेरा बच्चा ये कर पा रहा है, आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, जबकि इतने छोटे बच्चे होते हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं। इस पे लेकर के अगर उनको हम पेरेंट्स को उनकी काउंसलिंग करें तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, और बच्चों को जो बड़े बच्चे हैं, बड़ों का मतलब कि जो 10th या 12th में है, जिनको जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं, उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है, इवन हमने अभी जो भारत मंडपम में 29 जनवरी को जो प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा हुई, उसमें ये कहा गया कि नींद बच्चों को प्रॉपर लेनी चाहिए। उनका अपना एक जैसे अगर हम छात्र के ऊपर बात करें, उन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस किया, एक छात्र, दूसरा शिक्षक, तीसरा अभिभावक। तो छात्रों को चाहिए कि वो अपना एक गोल सेट करें। दूसरी चीज़ है कि हमें अपने आप को ही इतना तैयार कर लेना है, अपनी मनस्थिति इतनी तैयार कर लेनी है कि जब भी परीक्षाएं तो हम घबराएं ना। उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी लगती है छात्रों को, तो उन्हें चाहिए कि अपने अभिभावक से बात करें, अपने शिक्षक से बात करें। तीसरी चीज़ है कि एक संतुलित आहार भी उन्हें लेनी चाहिए। जब ऐसा नहीं है कि आज एग्ज़ाम है तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज, मतलब उन्हें एक प्रॉपर रूटीन शुरुआत से ही फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एग्ज़ाम है तभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर रूटीन शुरू से फॉलो करते रहेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम से कभी डरेंगे नहीं। हाँ, वो था ना धोनी वाली फिल्म में है कि धोनी ने उनको कहते दिखाया गया है कि पापा से कहा कि भाई क्रिकेट खेलने जाना है, कल एग्जाम है, तो पापा ने कहा कि साल भर पढ़े होगे तो एक दिन से कुछ बिगड़ेगा नहीं, और साल भर नहीं पढ़े होगे तो भी एक दिन से कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो तुम क्रिकेट खेलने जाओ। सर, जो प्रधानमंत्री जी का ये जो कार्यक्रम था परीक्षा पे चर्चा इस साल वाला, उसमें कौन कौन सी बातें आपको अपील करती हैं? उसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि अनुशासन भी ज़रूरी है, जो लाइफ का बेसिक है उसको हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, और रूटीन के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो एक परीक्षा हमारे लिए कोई चुनौती नहीं होगी। परीक्षा को हम लोग, परीक्षा की जो चुनौती है उसको चुनौती मानकर उसको हराया भी जा सकता है, बशर्ते कि आप निरंतरता बनाए रहें अपने पढ़ाई में और एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा तनाव ना लें। अच्छा, ये जो बड़े बच्चे हैं, मतलब 10th 12th वाले, और जो छोटे बच्चे जो क्लास 5 से नीचे के बच्चे हैं, इन दोनों की पढ़ाई में कितना फ़र्क होता है मैम, और पढ़ाने के तरीक़ों में कितना फ़र्क होता है? जी, होता क्या है, मेरा ये मानना है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की बात कही गई है, अगर उसको शुरुआत से ही फॉलो किया जाए तो बच्चों में जो 5 साल के बच्चे हो चाहे 10 साल के बच्चे, उनको फिर परेशानी नहीं होगी। होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल के होते हैं या 3 साल के होते हैं, तो पेरेंट्स उनको फोकस पढ़ाई के साथ साथ, मेरा ये मानना है कि हर एक चीज़ में उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चे जैसे ही 7th 8th में आते हैं तो एक पेरेंट्स का उन पे प्रेशर बनाना शुरू हो जाता है कि अब, और वो अपनी चीज़ों को थोपना शुरू करते हैं कि अब आपको ये कैरियर पसंद करना है या ये कैरियर पसंद करना है। भारत की जो शिक्षा पद्धति जो चली आ रही है शुरुआत से, उसमें हमने यही देखा है कि आप 3-4 चीज़ पे ही लाइन को फोकस करते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, या आपको यूपीएससी के थ्रू जाना है। लेकिन आज हमारे देश में इतनी सारी आज की शिक्षा पद्धति, मेरे ख्याल से उसमें बहुत बदलाव आ चुका है, और आज बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं। तो आप अपनी हिम्मत ना हारें, और जैसा मेरा ये मानना है कि आप अपने पूरी व्यक्तित्व का विकास करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपने पूरे व्यक्तित्व का विकास कर लिया, जो कि प्रधानमंत्री के अनुसार से जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको डेवलप आप करते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग का समय था, हम लोग का मतलब कि जो 3 दशक पहले या 30 साल 40 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, और अब जो पढ़ाई हो रही है, इसमें कितना आपको फ़र्क समझ में आता है? हाँ, इधर तो काफ़ी फ़र्क आया है, विकल्प भी बहुत बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ डाइवर्शंस भी आए हैं। क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो हम लोगों के टाइम में उतनी सुविधाएं नहीं थी, और एकमात्र कार्य था, अगर कोई छात्र है तो उसका एकमात्र कार्य था कि पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई के थ्रू अच्छा करियर बनाओ। अभी विकल्प बहुत ज़्यादा हैं,
स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है कि वो कैसे फोकस कर पाएगा पढ़ाई पर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पढ़ाई के थ्रू अच्छा करियर बनाना है तो उस पर वो कितना समय दे पाता है इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को अवॉइड करते हुए। तो ये एक रियल चैलेंज है जो कि हम लोगों के समय में नहीं था। हाँ, हम लोग खेलते थे, हम लोग और भी एक्टिविटीज़ उस समय करते थे, लेकिन अभी चूँकि भटकाव बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो वर्तमान जनरेशन है हमारा, वो उसके लिए ये चैलेंज है। अगर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारे चीज़ों को बैलेंस करते हुए वो एक अच्छा करियर बना लेता है तो ये उसके लिए एक सफलता है। अच्छा, जैसे अब तो डिस्ट्रैक्शंस के भी कई सारे साधन हैं, मोबाइल है। हमारे ज़माने में 4 बजे सुबह जग के आपको पढ़ना था, बच्चे हैं, भले आप पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, और आपके बच्चे जो है सुबह 7 बजे तक सो रहे हैं और लेकिन रात भर पढ़ भी रहे हैं। थोड़ा चेंज हुआ है। सर, एक चीज़ और आपसे सवाल मेरा ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि परीक्षाओं के पहले बच्चा चाहता है उससे कोई बातचीत करे, मतलब समझे कि हाँ हमारी क्या पीड़ा है, हमको क्या कष्ट हो रहा है, हमको कहाँ पे क्या चाहिए। और आदमी एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है भाई, घर में लोग सोचते हैं कि हमारी वाइफ है तो माँ ही बात करके सब कुछ मैनेज कर लेंगी। लेकिन जब एक प्रधानमंत्री आके बात करता है, वो आपकी चीज़ों को पूछता है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पता है बच्चों के दिमाग पे? ये तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। जो काम एक पिता होने के नाते एक छोटे से परिवार में मुझे करना चाहिए और किसी वजह से अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, तो देश के नेता होने के नाते, देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने पूरे बच्चों को अपने बच्चे के जैसा ट्रीट किया और उनसे आकर उनकी समस्याओं को सुना और उसका निदान उन्होंने सुझाया। ये सच में एक बहुत ही सराहनीय कदम है जिसकी सराहना पूरी दुनिया में की जा रही होगी। अच्छा मैम, मुझे उस साइकोलॉजी के हिसाब से समझाइए कि परीक्षा के वक्त में घर का क्या माहौल हो, पिता क्या बिहेव करे, माँ का क्या रोल हो, और जो आप बता रही हैं कि फूड पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज भी करनी, नींद पूरी होनी है, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती हैं? मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताई, होता क्या है ना कि जब परीक्षा पास आती है या कोई भी एग्ज़ाम हो, जब पास आता है तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा तनाव में आते हैं। बच्चा आए या ना आए, सबसे पहले पेरेंट्स तनाव में आ जाते हैं। तो अभिभावक को ये चाहिए कि आप तनाव में ना आए, क्योंकि अगर आप तनाव में आएंगे तो आप अपना तनाव आप बच्चों पे डाल रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हो तो अब आपको कहीं कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी, आपका खेलना कूदना बंद कर देते हैं, आप बस दिन भर किताब पे ही रहे। तो ये एक सही डिसीज़न नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत से ही बच्चों में इतनी अपना एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें ताकि बच्चा आपसे बात करने में किसी भी चीज़ में हिचकिचाए नहीं। ये शुरुआती दौर से ही बच्चों में ये डालनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो आपके चारों तरफ घूमते हैं, आपसे पूछते हैं कि मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मा तो मेरी बात सुनो। और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनके चारों तरफ घूमते हैं और ये बच्चे हमसे भागते हैं। क्यों? हम ऐसा माहौल क्यों आने दें कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो वो हमसे भागना शुरू करें? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने बच्चे को समझें, उसकी क्या ज़रूरत है, उसे किस समय क्या मानसिक रूप से उसे आपको कैसे सपोर्ट करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये भी देखा है कि माँ अगर सपोर्ट करती हैं तो पिता बोलते हैं अच्छा तुम इतना सपोर्ट कर रही हो, देखो तुम्हारा लाडला बिगड़ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, दोनों को मिल करके, माता पिता दोनों को मिल करके ये समझना चाहिए कि जिस समय एग्ज़ाम का समय हो तो बच्चे को हम हर एक तरह से सपोर्ट कर सकें। मेरा ये मानना है कि अगर हम कोई एक एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हैं और हम हर एक चीज़ों को हम अचीव कर सकते हैं। बस एक पॉजिटिव थिंकिंग बच्चों में डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो टीचर्स का बिहेवियर है स्टूडेंट्स के साथ, वो कैसा होना चाहिए? साथ में ये है कि जैसे अगर आपका पेरेंट टीचर्स मीट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एग्ज़ाम के समय खासकर टीचर्स को ये होना चाहिए कि अगर आपको जो बच्चा कंटिन्यूसली आपके पास आ रहा है, अगर आपके उसके बिहेवियर में किसी भी चीज़ की कोई भी चेंज नज़र आता है तो आप तुरंत उस बच्चे से बात करें। जैसे कभी बच्चा बहुत उदास है
तो आप कोशिश करें, उससे बात करें, आप पेरेंट्स को बताएं कि ये बच्चे में कुछ मुझे कुछ अंतर नज़र आ रहा है जो पहले इन बच्चों में नहीं था, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो टीचर्स को भी चाहिए कि वो बच्चे पे हर समय नज़र रखें, और अगर उसमें कोई बदलाव आ रहा है किसी भी तरह का, नकारात्मक हो या किसी भी तरह का, अगर उनको टीचर्स को लगता है तो उन्हें उनके पेरेंट्स, अभिभावक से बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे के साथ एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएं। डर नहीं होनी चाहिए बच्चों में, टीचर्स को लेकर के, अभिभावक को लेकर के डर कहीं से नहीं होनी चाहिए। अपनी बात कहे तो कम से कम जी। नहीं कह पाएगा तो फिर दिक्कत होती है। और कई बार मैंने देखा है, हम लोग भी पेरेंट हैं, तो मेरा बेटा कई बार कहता है ठीक है चलिए ना, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तो ये मेंटालिटी भी होती है, और बच्चे अचीव भी कर लेते हैं। जैसे मेरा बच्चा IIT में पढ़ता है, उसको कैट इस बार उसने दिया और उसमें मार्क्स उसके मन मुताबिक नहीं आया, तो वो अच्छे IIM से ऑफर नहीं आया, तो कहा ठीक है पापा कूल रहिए ना, अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं। तो 25 को भी क्रिसमस की पार्टी मना रहे हैं, तो 3 बजे सुबह लौट के आए, 31 को भी मना रहे हैं, पता है कि नहीं इस बार मेरा नहीं हो रहा, चूँकि वो आंसर की तो पता चल जाता है। तो बच्चे थोड़े से वो हुए हैं, समझदार हुए हैं। सर जो करियर को लेकर ओरिएंटेशन है, क्योंकि शुरुआत तो 10th 12th से होती है, 12th पास करता है बच्चा तो तय करना पड़ता है कि क्या करेगा आगे जाकर, उसको पढ़ना है या उसको कोई व्यवसाय करना है या उसको रिसर्च क्या करना है। तो करियर को चुनते वक्त बच्चों को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। और करियर जी, मैंने एक किताब पढ़ी थी, टॉड डंकन साहब की किताब थी, कि दुनिया में नाम वही लोग कमाते हैं जो अपनी अभिरुचि का कार्य करते हैं। टॉड डंकन ने ये लिखा था। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है या कोई वकील बनना चाहता है, वकील बनने में 45 साल तक बहुत संघर्ष है, उसके बाद नाम भी आता है और पैसा भी आता है, लेकिन नाम अंत में उन्हीं लोगों का होता है। कुछ लोग हैं नौकरी में जाते हैं, 60 साल के बाद रिटायर होकर वो किनारे हो जाते हैं, दुनिया उनको नहीं जानती। तो करियर ऑप्शन चुनने के समय में अपने एप्टीट्यूड को जज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पसंद की लाइन कौन सी होगी और उसमें जाके मैं अच्छा से अच्छा कर पाऊँगा। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं LIC में सीनियर ब्रांच मैनेजर था, LIC का डायरेक्ट रिक्रूट ऑफिसर था, लेकिन 2010 में मैंने जॉब छोड़ दिया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। एप्टीट्यूड की बात देखिए तो 11 क्लास एक स्ट्रेच में मैं लेता था, सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक, और ज़रा सा भी थकान नहीं होती थी। तो उस फील्ड में मैंने अपना नाम पैदा किया। तो लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के पहले ये एप्टीट्यूड मुझे शायद पता नहीं चल पाया था। तो एप्टीट्यूड, अगर अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से हम उस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें सफलता भी मिलेगी और दुनिया में नाम भी होगा। अच्छा, क्योंकि आप लोग का बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो किस तरह के सवाल पूछते हैं, कहाँ पे दिक्कत होती है, इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हाँ, जैसे जो बैच होता है, मान लीजिए जब हम क्लास लेते हैं उसमें 80% बच्चे उतने सीरियस नहीं होते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति या अपने करियर के प्रति। माँ बाप का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो ज़रूर वो कोचिंग क्लासेस में आके क्लास करने लगते हैं। बट 20% इंडिया में लेकिन यही दिक्कत है, कंपटीशन, रियल कंपटीशन सिर्फ 20% लोगों में है, लेकिन जो 20% बच्चे हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। तो वो लोग बहुत सजग होते हैं, और क्लास में भी ज़रा सा अगर आपका टीचर का भी परफॉर्मेंस अगर 19 होता है तो क्लास के बाहर निकल के वो लोग बोलते हैं कि सर इस चीज़ को अगर आप ऐसे नहीं ऐसे करते तो और भी बेहतर होता। यानी कि वो लोग अपना कीमती समय ज़रा सा भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आजकल तो बच्चों का एंगेजमेंट ऐसा है कि मैं बताऊं आपको कि शिक्षकों से ज़्यादा व्यस्त जो गंभीर बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, वो शिक्षकों से ज़्यादा व्यस्त हैं। हाँ, मैं कोटा में गया था तो मैंने देखा बच्चों की भीड़ है, और कुछ वैसे बच्चे हैं जिनके पास पूरा फुर्सत है, वो उनके पास फुर्सत है, कुछ बच्चे हैं जिनके पास फुर्सत ही नहीं है। तो निश्चित रूप से तौर पे 2 कैटेगरीज हैं। जो बच्चे, मैम शुरू से जो आप नर्स करती हैं बच्चों को, तो एक पेरेंट जो अभी जिसको बच्चा हुआ है उसको क्या ख्याल रखना चाहिए कि शुरू से किस तरह से नर्सिंग करे अपने बच्चों की, ताकि वो कम से कम खुल के बात कर सके और अपने करियर को लेके डिसाइड कर सके उसको क्या करना है। जी, जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ चुका है कि एलिमेंट्री स्कूल में आप बच्चों को व्यवहारिक क्लासेस दें,
तो मेरा भी यही कहना होता है कि जो एकदम जो अभी न्यूली बॉर्न बेबीज़ के जो पेरेंट्स हैं या जो अभी बच्चे 3 साल 4 साल के हैं, हमारे पूरे देश में मैंने ऐसा पाया है कि जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज कोविड के बाद राइटिंग स्किल्स बच्चों के बहुत एक तरह से ख़त्म हो गई है, तो ये डेवलप करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप बात करेंगे छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जब वो छोटे हैं तो उन्हें बस 5 साल तक किसी भी तरह का आप बंधन में ना रखें कि आपको इतना ही लिखना है, इतना करना है, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा है ना, वैसे ही उसका कंसंट्रेशन अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है। और जो ये बेंच एंड डेस्क के टेक्निक्स होते हैं ये बहुत ही गलत हैं, उन्हें फ्री प्ले मेथड में रखना चाहिए और उन्हें एक अच्छा माहौल दे ताकि वो शुरू से ही जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि शुरुआत में बच्चे आपके चारों तरफ घूमते क्योंकि उनको जिज्ञासा होती है हर एक चीज़ जानने की, तो उनके हर एक जिज्ञासा को आप मतलब उसके जितने भी जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं, उनका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि फिर अगर आंसर नहीं मिलता है तो ये बच्चे बड़े हो कर के ना दूसरे रास्ते पे जा कर के उसका आंसर खोजना शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा माहौल घर का होना, साथ ही साथ आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरह के लोगों के साथ उसकी संगति है, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करता है मेरे ख्याल से। हाँ, बच्चों में सवाल तो आती है ना, फिर क्या होगा उसके बाद, तो बहुत अनुपमा जी की बातों में और भी ऐड करना चाहेंगे कि जैसे ही बच्चा थोड़ा ग्रोन अप हो जाता है 5th-6th स्टैंडर्ड में, तो सच में राइटिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कहा भी जाता है कि राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर राइटिंग स्किल वो अच्छा डेवलप कर देगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत एप्टली कहा था कि एग्ज़ाम में जो आप लिखते हैं नंबर उसी पे आता है, आपका इवैल्यूएशन उसी पे होता है, तो राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। राइटिंग स्किल प्लस बच्चों को कुछ कुछ किताब पढ़ने की आदत उसी लेवल पे डेवलप कर देनी चाहिए जो आगे चलकर अच्छा होता है। आजकल एक चीज़ जो बहुत मिसिंग है और जिसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है वो है कि समाचार पत्र हम लोग नहीं पढ़ते। आजकल बहुत कम घर ऐसे होंगे जहाँ पे समाचार पत्र आता है। बच्चों से भी अगर हम बात करते हैं तो बोलता है कि ऐप है, ऐप में पढ़ लेंगे, लेकिन प्रिंट मीडिया की बात, प्रिंट मटेरियल की बात अलग होती है। अखबार को अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरह का एक तो समाचार मिलेगा, अपने दुनिया के चारों तरफ की खबरों से आप वाकिफ़ होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश इनरिच होगी। अगर आप हिंदी का समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा समृद्ध होगी। अभी अगर हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा बच्चों तुम्हारी हिंदी कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए हिंदी को मजबूत बनाने की कोशिश करो। और ये वाला इसका एकमात्र उपाय है कि अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें, ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में बैलेंस बनाते हुए, तो दोनों ही लैंग्वेज पे कमांड रहेगा हमारा। मैं आपने जो कहा है वो एकदम सही। मैं इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगी। जो आपने मुझसे पूछा कि बच्चों की कैसी हैबिट होनी चाहिए शुरुआत से, तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे हमारे पास अभी भी पेरेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बच्चा इतना पढ़ लेता और उसको हम कैसे डेवलप करें, तो मैं एक कहना चाहूँगी कि आप रोज़ रात में सोते समय एक स्टोरी टेलिंग ज़रूर करिए बच्चों के साथ। उससे उनकी हैबिट, बहुत रीडिंग हैबिट, सुनने की क्षमता ये बहुत बढ़ती है। तो रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो माता पिता दोनों बच्चों के साथ लेटें, आप अपना मोबाइल अपने से दूर रखें, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि पेरेंट्स आएँ घर काम करके थक कर आए तो उन्हें लगता है अरे चलो अब मैं थोड़ा देर रिलैक्स हो लूँ, थोड़ा देर मोबाइल देख लेता हूँ, थोड़ा देर न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। लेकिन आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर दें, आई टू आई इंटरेक्शन ज़रूर करें, क्योंकि आज ऑटिस्टिक चाइल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं कोविड के बाद। कोविड के पहले हमें ये मतलब 10 बच्चे में 1 बच्चे नज़र आते थे, अब अभी मैं बोलूँगी कि हर एक 2 बच्चे में 1 बच्चे नज़र 10 में 2-3 बच्चे नज़र आ रहे हैं हमें अभी। तो क्योंकि ये बच्चे अभी मतलब मोबाइल की दुनिया में पूरी तरह से घुस चुके थे और उन्होंने अपना वर्चुअल स्क्रीनिंग टाइम उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं बच्चे। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उनका स्क्रीनिंग टाइम आप कम करें, रात उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन का ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी। मुझे याद है कि एक बार एक ट्रेनर आए थे हम लोग की ग्रूमिंग के लिए, सब मैं एडिटर था अपने अखबार का,
तो उन लोगों ने कहा था कि वो गए घूमने इंग्लैंड, तो 22 दिन तक उन्होंने वो पैक नहीं लिया, इंटरनेशनल रोमिंग पैक, तो 22 दिनों तक उनका फ़ोन बंद था। उन्होंने कहा कि 22 दिन बाद जब मैं इंडिया आया वापस और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर के मैंने फ़ोन अपना ऑन किया तो मुझे 2-3 दिन में ये पता चला कि मेरा कोई काम नहीं बिगड़ा है, कोई काम नहीं रुका था 22 दिनों के फ़ोन बंद करने के बाद। अभी हम लोग फ़ोन बंद करके ये डिस्कशन कर रहे हैं और यकीन मानिए कोई काम नहीं बिगड़ेगा। तो फ़ोन का बंद रखना पेरेंट्स का ये ज़रूरी है, हम लोग थोड़ा बहुत आजमाते हैं अपने घर में और ये आजमाना चाहिए। मैम एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का 2018 से लेके अब तक का जो सफ़र है परीक्षा पे चर्चा का, कितना कुछ इसमें बदला है, इंटरेक्शन विद टीचर्स, विद स्टूडेंट्स, विद पेरेंट्स, कितना इम्पैक्टफुल हुआ है, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या अपील करता है आपको इसमें? देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका कार्य अतुलनीय है। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें इनका कार्य एक सराहनीय के साथ साथ अतुलनीय है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये हर एक समय कुछ ना कुछ नया जोड़ते जाते हैं। अगर कभी आप देखें तो छात्रों के ऊपर बात करेंगे, कभी वो शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश करते हैं छात्रों के साथ। इस बार उन्होंने अभिभावकों को जोड़ने की कोशिश करी, जो कि ये तीनों एक छात्र के जीवन के लिए बहुत ही जो उनका स्तंभ है, क्योंकि अगर छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं होगा और अगर वो बच्चा घर पे है तो अभिभावक अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये तीनों कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये मोदी जी से अच्छा कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई बता सकता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को बहुत ही व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री कोई ऐसा चीज़ है जो किसी दूसरे ग्रह पे रहता है, उससे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और प्रधानमंत्री इंटरेक्ट बच्चों से कर रहे हैं। यही यूनिक इनका वर्किंग स्टाइल है कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो, अगर फाइनल मैच है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, प्रधानमंत्री वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। चंद्रयान अगर टेक ऑफ कर रहा है तो प्रधानमंत्री वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। मतलब हमेशा अपने देश की महत्वपूर्ण जो भी कार्यकलाप है, जो भी क्रियाकलाप है, वहाँ पे अपनी उपस्थिति ये जरूर दर्ज करवाते हैं, ताकि लोगों को उत्साह मिले कि हमारे देश का नेता हमारे साथ है। अगर सफल हुए तब भी अच्छी बात है, विफल होंगे तब भी इनके तरफ से हम लोगों को आगे और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है मैम, 30 सेकेंड में बच्चों से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहूँगी, आप रिलैक्स रहें एग्ज़ाम के समय में, और आपका जो भी मनपसंदीदा गाना है या जो भी आपको बहुत अच्छा लगता है करना, आप उसमें अपना थोड़ा समय व्यतीत करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी आपको लगता है, ये स्वाभाविक है। कोई भी इंसान जब कोई भी परीक्षा में उतरता है तो वो थोड़ा नर्वस होता है, बट आप अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने शिक्षक, अभिभावक या अपने दोस्त को ज़रूर बताएं, और अपने माता पिता को हर एक चीज़ ज़रूर बताएं, ताकि आपको वो सही तरह से गाइड कर पाएँ, आपके टीचर्स, आपके शिक्षक या जो आपसे बड़े हैं। सिन्हा साहब, आप क्या कहें? मेरा बच्चों को संदेश बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है कि जीवन अगर मिला है तो ये विभिन्न रंगों से रंगा हुआ है। पढ़ाई ही इसका एकमात्र मकसद नहीं है, इसमें खेल भी है, मनोरंजन भी है, आपसी संबंध भी हैं। तो अगर हम समय प्रबंधन ठीक से करते हैं तो जीवन को अच्छे तरीके से संतुलित प्रकार से जीते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा सुनी होगी, उनको इससे फ़ायदा होगा। तो आपके लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से परीक्षा दीजिए और अपने मुकाम को हासिल करिए। और मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।